का वेलोसिटी जो है v is directly proportional to z by n Z by N. and directly proportional to m to the power 0. Radius is directly proportional to n square by n z square by z. and directly proportional to inversely proportional to है mass 1 by m. mass to the power minus 1 और E is directly proportional to minus of E is directly proportional to z square by n square z square by n square और directly proportional to mass to the power n. अब यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी वो भी लिख लिया था, वो सारा भी एक्सप्रेशन था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी है वो 27.2 यू इज इक्वल टू माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. टोटल एनर्जी है जो ई है, ई इज इक्वल टू के प्लस यू. तो ये हो जाएगा, ये होगा माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा. तो मॉड मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखेंगे यहां से, तो हमारे पास इक्वेशन सेम ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही आया था कि ये जो है के इज इक्वल टू मॉड ई इज इक्वल टू मॉड यू बाई टू. तो ये रिलेशन जो है दिस इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज टेकन एज जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है ये, तभी ये होल्ड करेगा. अभी इसका जो इफेक्ट क्या होगा वो हम देखेंगे कि रेफरेंस में चेंज होगा तो इसमें कैसे चेंज होंगे. अब मान लो क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हमें पता है, तो इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. तो इस आर रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी उसका एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन फॉर करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. करंट के बाद फिर या ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ से टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट. इतने सारे एक्सप्रेशन हमें प्रोपोर्शनलिटी बताना है कि ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, इधर मैट्रिक्स मैच टाइप का है या कुछ है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर है, जो भी यहाँ पे. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी. तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई आर क्या हो जाएगा, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा सम कांस्टेंट वी नॉट जेड बाई एन. तो यहाँ पे 2 पाई आर नॉट बाई वी नॉट क्या हो जाएगा, सम फिक्स टाइम पीरियड एंड फिक्स टाइम पीरियड. तो ये ये हो जाएगा टी नॉट एन क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एन क्यूब. तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर. फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड करेंगे तो ये हो जाएगा सम एफ नॉट, 1/T0 आएगा वो एफ नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. तो जो फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी है वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. करंट होता है आई इज इक्वल टू सर्कुलर में अगर और इवॉल्व करो क्यू ओमेगा क्यू इंटू एफ, क्यू ओमेगा हाँ बाई सर। 2 पाई या चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगी, करंट इज इक्वल टू ई इंटू एफ. तो यहाँ पे पुट कर देंगे ई इंटू एफ नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. तो ये हो जाएगा कोई एलिमेंट्री करंट कांस्टेंट आ जाएगा, ये ई इंटू एफ नॉट है आई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. तो ये हो जाएगा करंट के लिए. तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. जो फ्रीक्वेंसी का होगा वही करंट का हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड अब करंट है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. तो सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट आई बाई टू आर. तो हो जाएगा म्यू यस नॉट सर। म्यू नॉट बाई टू. यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट
जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब डिवाइडेड बाई आर, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये रिड्यूस हो जाएगा टू पाई ऐसे म्यू नॉट आई नॉट बाई टू आर नॉट जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 5, जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 5। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड सम कांस्टेंट बी नॉट इंटू जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 5, एन टू द पावर 5। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का मैग्नेटिक फील्ड हीलियम के फोर्थ ऑर्बिट के मैग्नेटिक फील्ड में क्या रेशियो है। ठीक है, किसे, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक फील्ड, उसके जो है थर्ड ऑर्बिट के मैग्नेटिक फील्ड के, लिथियम के फोर्थ ऑर्बिट के मैग्नेटिक फील्ड का क्या है। तो हमें बी1 बाई बी टू इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 का क्यूब N2 बाई N2 का टू द पावर 5 और अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करना है। तो इस पर बिल्कुल एकदम रेशियो वाले क्वेश्चन ही आएंगे। इसीलिए वो बोला कि वो जो बेसिक पॉइंट अगर याद रहेगा तो इन केस अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी तुरंत लिख लोगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जो है वो एन क्यूब जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 5। अब यहां से मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एम, एम इज इक्वल टू NIA। एन आई ए। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई इंटू ए। आई हो जाएगा यहाँ पे सम कांस्टेंट करंट आई नॉट, कांस्टेंट करंट आई नॉट, और वो आई नॉट है, आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, जेड जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब इंटू पाई इंटू आर नॉट स्क्वायर, और ये एन टू द पावर 4, आर जो क्या था एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन टू द पावर 4 बाई जेड स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एन ये है आई नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू एन, तो ये सारा जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा n टाइम्स ऑफ एम नॉट, n टाइम्स ऑफ एम नॉट। और ये चीज होनी भी चाहिए ये कि m जो है वो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉरी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जो हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो है किसी भी पार्टिकल के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो क्यू q बाय बाई टू टू एम। एम, तो ये e बाई टू एम होता है, e बाई टू एम। जी तो सर। जो L हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो होता है NH अपॉन टू पाई, किसी भी इंटीग्रल में, मल्टीपल में। तो ये जो m मैग्नेटिक मोमेंट होगा E बाई टू एम इंटू एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ पे देखो z कहीं पे आ भी नहीं रहा है, m इज इक्वल टू ई एच बाई टू, मतलब 4 पाई ई एच अपॉन 4 पाई m इंटू एन, इंटू एन। तो यही जो है वो कांस्टेंट है, ये है, यही कांस्टेंट है n टाइम्स ऑफ ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, वो है ये। तो इसका जो ये है, इसकी जो यूनिट होती है बोर्स मैग्नेटॉन, मतलब जो ये जो कांस्टेंट जो आएगा इसको हम बोलते हैं कि वन मिनिमम पॉसिबल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है एन वन के लिए वो हो जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई एम, और यही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्ने बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, बोर्स मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, और मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको बोलते हैं वन बोर्स मैग्नेटॉन। ये जो है वन बोर्स मैग्नेटॉन हो गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये, अच्छा कन्वर्जन तो इसका मुझे नहीं याद है अभी, एसआई यूनिट में जो भी कन्वर्जन है
बस अभी इतना मुझे याद आ रहा है कि ये जो चीज है वो है मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट। वो मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट होगा EH अपॉन 4πm। मतलब इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम बोलते हैं वन बोर्स मैग्नेटॉन, मिनिमम पॉसिबल मैग्नेट। उसके बाद जो है बाकी सारे ऑर्बिट्स में इसी तरीके से डिपेंड करेगा। और ठीक है, ये देख रहे हो एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट है, मतलब हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, लिथियम का हो, किसी के भी फर्स्ट ऑर्बिट में अगर होगा इलेक्ट्रॉन तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जेड से इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज गायरोमैग्नेटिक से भी आ जाएगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो से भी आ जाएगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो पता है, वो छूट गया है, उसको जो है उसको बता दूंगा मैं कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो m/l किसी भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, उसका जो रेशियो है मीटर स्क्वायर एम्पियर। तो ठीक है, वन बोर्स मैग्नेटॉन और उसमें रिलेशन क्या है वो तो ठीक है, मीटर स्क्वायर एम्पियर तो उसका मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट है। ये बोर्स मैग्नेटॉन और एसआई वाले में क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं याद नहीं है। सर, वो EH अपॉन 4πm और I0 πr² को इक्वेट सोच के वही बोला। नहीं तो ये तो ठीक है, ये सर तो यूनिट, एनसीईआरटी में है क्या? ये तो मैग्नेटिक मोमेंट है। ये जो हाँ है सर। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको एक बार एनसीईआरटी से चेक करोगे, एक बार चेक करोगे। अभी देखता हूँ बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन जो है काफी फेमस है कि व्हाट इज बोर्स मैग्नेटॉन। तो बोर्स मैग्नेटॉन इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में एटॉमिक लेवल पे जो हम यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करते हैं वो बोर्स मैग्नेटॉन के टर्म्स में करते हैं। अब वो बोर्स मैग्नेटॉन हमारा एसआई से कितने टाइम्स है वो चीज इसमें कन्वर्जन मुझे याद नहीं है, वो देखना होगा कि क्या है। बट अभी के लिए फिर इतना समझ लो कि बोर्स मैग्नेटॉन इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। किया जाए कि व्हाट इज बोर्स मैग्नेटॉन, मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है वो EH अपॉन 4πm होता है। मिनिमम वन बोर्स मैग्नेटॉन इज इक्वल टू दिस मच। सर तो ये तो हमने सारे प्रोपोर्शनलिटी जो हैं सारे प्रोपोर्शनलिटी लिख लिए एन वन के पावर। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, इसको मैं देख लूंगा, देखने दो, देख के मैं बता दूंगा। अभी ये रैंडम मुझे क्लिक कर गया तो मैं बता दिया तुम्हें। अब दूसरा है कि हम एनर्जी लेवल्स पे चलते हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी के लास्ट में एडिशनल एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो सीबीएसई में भी आने के चांसेस हैं, जेई नीट में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला मैं एक इसका आसान वर्जन हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, सपोज कि मुझे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में मुझे फाइंड करना है इन हाइड्रोजन एटम। पहले हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते हैं कि इन हाइड्रोजन एटम में फाइंड काइनेटिक एनर्जी, potential energy and total energy in third excited state. Third excited state. Find kinetic energy, potential energy, total energy in third excited state. Third excited state में मुझे उसकी वैल्यूज को बताना है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी नोन है, टोटल एनर्जी नोन है, तो टोटल एनर्जी का जो मॉड होता है वही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हाइड्रोजन एटम है तो K जो E है, E इज इक्वल टू -13.6 Z²/n², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट का नंबर क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड 4 स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4, ये ध्यान रहे, गलती ये होती है, 4 ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ग्राउंड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। तो जो एक्साइटेड स्टेट का नंबर है उसमें +1 ऐड कर देंगे ऑर्बिट के नंबर के लिए। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4, पहला पॉइंट है ये। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 13.6, 3.4, 1.5, सर -0.85 सर 0.85। 0.85 0.85, हाँ। तो ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया, काइनेटिक एनर्जी मॉड E के बराबर होता है,
तो हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी अब ये जो U/2 होता है, मॉड U/2 इज इक्वल टू K। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.7। सो मॉड U इज इक्वल टू 2 जी सर। 0.85, तो हो जाएगा 1.7। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो तो नेगेटिव होगी, तो U इज इक्वल टू -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे हमने फाइंड कर लिया काइनेटिक एनर्जी। अब ये सिंपल मान लो हम अभी एनर्जी लेवल्स के लिए, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए उसको जो है ऐसे लिख सकते हैं कि भाई n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 जो कि ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड है। n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 जो है फर्स्ट एक्साइटेड है, फर्स्ट एक्साइटेड। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। 5 तक की जो वैल्यूज हैं वो हाइड्रोजन के लिए याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हम टोटल एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो ये जो भी है कैलकुलेटर वैल्कुलेटर है, जल्दी जल्दी जो है बता दोगे ये कितना होगा? हाँ सर। एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो -13.6। ये किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाँ, अच्छा किसी भी एटम के लिए ऐसे लिख लेते हैं, किसी भी एटम के लिए लिख लेते हैं जनरल। तो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये है। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगा -13.6, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, -13.6 जेड स्क्वायर ये हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी -27.2 जेड स्क्वायर, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए 3.4, 3.4 जेड, यस सर। इसका 3.4। इसको पॉजिटिव कर देंगे तो 3.4 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6.8 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर अब हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। n इज इक्वल टू 3, 3 के लिए 1.51, हाँ सर। 1.51 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.51 जेड स्क्वायर। ये इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 3.0 3.02 माइनस 3.02 जेड स्क्वायर, ये 0.854 माइनस 0.85 जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.85 जेड स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा 1.7 1.7 जेड स्क्वायर, 7 है। 5 के लिए 0.51, 54 54 या 0.54 54 या 51, 54 0.5 54 जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.54 जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1.08 जेड स्क्वायर। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड हैं अगर इसमें, तो हमें काइनेटिक एनर्जी कोई भी शेल का नंबर होगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो एक तो एक्साइटेड स्टेट देख के जो है तुरंत एक्साइटेड मत हो जाना कि एन की वैल्यू, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में एन इक्वल टू 4 नहीं ले लेना है। क्वेश्चन इसमें ऐसे ही रहेंगे, वो गलती भी यही होगी। तो ये तो हो गया सीधा सीधा कैलकुलेशन, हाइड्रोजन एटम के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब मान लो कि ऐसा देखते हैं कि इफ, क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। इफ टोटल एनर्जी ऑफ helium He plus, total energy of helium plus in first excited state is
first excited state is 10 electron volt. 10 electron volt. Total energy of helium plus ion in first excited state is 10 electron volt. Then find total energy in ground state, total energy, kinetic energy, and potential energy in ground state. ग्राउंड स्टेट में हमें बताना है. अब ये लगेगा कि ये क्या हो गया यार, ये तो जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो माइनस माइनस में होता था, ये तो टोटल एनर्जी ऐसा हो ही नहीं रहा है. टोटल एनर्जी हमारा तो ऐसे था फॉर्मूला, ये जो था माइनस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 मतलब 3.5 जेड स्क्वायर होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है. तो ऐसा कुछ मेंशन्ड है. एनर्जी आगे हो रही थी। क्या 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 बोल रहा है? नहीं सर कुछ नहीं। टोटल एनर्जी इन हीलियम प्लस इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. फाइंड द टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. तो अब ये हमारा उससे मैच ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, वो तो है नहीं है. तो अब इसमें कुछ है कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो हमारे ये स्टैंडर्ड से नहीं मैच कर रहा है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में गड़बड़ हुई है. इसका मतलब है कि इससे हमें हिंट ये लेना है कि इट मींस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो. वो जीरो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो नहीं है. तो अब पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, क्या काइनेटिक एनर्जी के सेहत के ऊपर असर पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है. तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, काइनेटिक एनर्जी को हम पहले पकड़ लेंगे. द क्वांटिटी विच रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड state or n equal to 2 or n equals to 2. n equal to 2 में जो काइनेटिक एनर्जी है दैट फॉर हीलियम, तो हीलियम के लिए हम ऐसे लिख लेंगे कि वो तो पॉजिटिव ही होगा. वो कितना हो जाएगा? वो टोटल का पॉजिटिव 3.4 इंटू 4, जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी. ये हाँ सर 13.6. तो ये 3.4 इंटू 4, 3.4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में बता दोगे? ग्राउंड स्टेट में बता देंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी मुझे गिवन है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी को पुट कर देंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से आ जाएगी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी इससे U इज इक्वल टू -3.6 आई एनर्जी. अब ये जो फंक्शन था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, जो जनरल फंक्शन है, वो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट जो कि इनफाइनाइट के वजह से आया होगा. इनफाइनाइट पे चेंज किया तो यू की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. भाई अगर वहां पे 0 लिया था, 0 से जो है बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे थी. अब वहां 10 ले रहे होंगे, 20 ले रहे होंगे, जो भी ले रहे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग तो सेम होता जाएगा, डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. तो रेफरेंस पोटेंशियल कुछ चेंज हुआ होगा, मान लिया मैंने, प्लस सम कांस्टेंट सी है. अब इसी के हिसाब से जो है n इक्वल टू 2 डिसाइड होना चाहिए था. तो अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ. तो फॉर ये हुआ किसके लिए? फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2. तो इसमें भी ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो यहाँ से हो जाएगा -3.6 इज इक्वल टू -27.2. हीलियम है, हीलियम, और वो सेकेंड ऑर्बिट का है, सेकेंड ऑर्बिट, प्लस सी, ये कैंसिल आउट हुआ. तो सो सी की जो वैल्यू है, सी इज इक्वल टू 27.2 -3.6. तो ये हो जाएगा 0.6 और 3, 23,
23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 23.6 है। तो अब मेरा पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन हो जाएगा वो वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंज है, 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 23.6, ये है कि जो 2 में एनर्जी दी हुई थी वहां से मैंने वो कांस्टेंट फाइंड किया कि भाई क्या ऐड हो रहा है उसमें, इनफाइनाइट का पोटेंशियल जो है क्या ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे जब n इनफाइनाइट हो जाएगा, r बहुत दूर होगा, n इनफाइनाइट होगा, तो ये कितना इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड स्टेट में तुरंत बताया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में होगी। नाउ इन ग्राउंड स्टेट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट है, एन की वैल्यू ये है, तो ये 13.6, ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 4 कितना होगा ये 55 पॉइंट, कितना आएगा 54.4। 54.4। 54.4, तो हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किए बिना टोटल नहीं बता सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू के लिए वो फार्मूले के लिए पुट कर देना है, -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 23.6, ये बताओ कितना आ रहा है सर -85.2। -85.2 -85.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, अब टोटल एनर्जी हो जाएगी T इज इक्वल टू यू प्लस के, हो जाएगा -85.2 प्लस 54.4, ये कितना आ जाएगा 30.8 माइनस यस सर -30.8। -30.8। अब देखो अब क्या वो रिलेशन होल्ड कर रहा है कि मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, नहीं, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन जो है होल्ड नहीं कर रहा है, तो वो उसका कुछ लिमिटेशंस हैं। तो काइनेटिक, हम एक चीज, काइनेटिक में कोई चेंज नहीं होगा, तो कभी भी कुछ वेरिएशन होगा तो सिर्फ पोटेंशियल में होगा, उससे टोटल में हो जाएगा। काइनेटिक हम डायरेक्ट उसी वाले, ये जो चीज है वो काइनेटिक के लिए हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इधर, समझे भावनाओं को। यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं, यहाँ पे बहुत जल्दी नो समझ। सर। नो सर। सर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, हाफ mv स्क्वायर, 1 kg का मास है 1, ठीक। तो वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसमें कोई मतलब नहीं है कि हम किसी के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। रेफरेंस के ऊपर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, तो इसलिए पोटेंशियल चेंज होगी, टोटल चेंज होगी। तो इसमें जो है क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है इस पे, तो पूछा हुआ है कि अगर हम चेंज मान लेंगे, रेफरेंस की पोटेंशियल चेंज होती है तो क्या इफेक्ट आएगा, किस किस पैरामीटर्स पे इफेक्ट आएगा, ऐसा थ्योरेटिकल पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है ऐसे हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है भाई, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग एक कुछ कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट ये फार्मूला पुट कर देंगे, पुट करके ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है सेट। तो ये हो गया भाई यस सर। हमारा ये हो गया हमारा कैलकुलेशन और पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में वही चीज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम 12.17
ये क्या है? सर ये वाला क्वेश्चन है क्या है? हाँ 12.17 वैसे म्यूनोइक वो है। obtain first Bohr radius and ground state energy of muonic hydrogen atom. ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेना, यही क्वेश्चन दिया होगा, एक बार एक्सरसाइज में देख लेना, नंबर तो मुझे ठीक से याद नहीं है, 13 या 14 ऐसे कुछ है कुछ, तो उसमें भी दिया हुआ है, ऐसे हो गया। नेक्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में वही वैल्यूज हैं, तो जनरल के लिए हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में जैसे जैसे ऊपर जाता है एनर्जी गैप कम होता जाता है, एनर्जी गैप कम होता जाता है। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा -3.4 जेड स्क्वायर, फिर ये 1.51 -1.51, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट, ये -0.85 जेड स्क्वायर, और इधर जो है 0.54 -0.54 जेड स्क्वायर, एन इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा 0, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये जो गैप है ये कितना है? सर ये तो 7 तक ही मतलब पॉसिबल होना चाहिए। 7 तक ही पॉसिबल? क्या पॉसिबल, थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट तक हो सकता है, हाँ कुछ के बाद वो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पॉसिबल, क्या एन इक्वल टू इनफाइनाइट थ्योरेटिकली हो सकता है। तो ये जो गैप है वो है कितना, 10.2, ये आ जाएगा 10.2, 10.2 जेड स्क्वायर। ये गैप कितना है, 12.09, चेक करते रहना भाई, 12.09 जेड स्क्वायर, और ये 1.89 कितना आएगा, 3.4 माइनस 1.51, 1.89 है ना, 1.89, हाँ सर 1.89। 1.89 जेड स्क्वायर। तो ये एनर्जी गैप 2-3 याद रहना चाहिए, कि ये वैल्यूज याद रहे, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, और एनर्जी गैप की वैल्यू याद रहे कि फर्स्ट होगा 10.2, नेक्स्ट जो 1-3 का 12.09 और 1.89, कि डायरेक्ट कुछ आया तो तुरंत हो गया, बाकी होगा तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 5 है ना, ये एनर्जी लेवल डायग्राम में स्पेसिंग जो है इनकी कम होती जा रही है, धीरे धीरे जाएंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग कम होती जाएगी। अब इसमें 3 टर्म है हमारे, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं ऐसे लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, कई सारे टर्म है सेम टाइप के हैं बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ भाई, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, कि इनका मीनिंग क्या है, इनसे क्या समझ में आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, सपोज कि अगर मैं पूछूं कि आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? सर n इक्वल टू इनफाइनाइट पे भेजने को जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। हाँ, आयोनाइजेशन जो एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इन गिवन स्टेट, गिवन स्टेट मतलब क्या है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड
energy required to move from ground state to infinity. ग्राउंड टू इंफिनिटी मतलब n इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक के लिए जो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. जैसे हाइड्रोजन के लिए हम देखेंगे तो आयोनाइज करना है इसको. आयोनाइज करने का मतलब है, आयोनाइजेशन का मतलब है ग्राउंड स्टेट से ही. ऐसा नहीं कि n इक्वल टू 2 से आयोनाइज करना है, n इक्वल टू 3 से आयोनाइज करना है, ऐसा कुछ नहीं है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, सपोज कि हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का 13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी हुई, इसी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी वो कितना हो जाएगा 13.6 वोल्ट. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज potential difference required to provide this energy, provide ionization energy to an electron. It is the potential difference required to provide ionization energy to electron. किसी एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सलेट करें कि उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसमें से E को ड्रॉप कर देंगे, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल IP वो क्या हो जाएगा, ये है IE आयनाइजेशन एनर्जी IE, ये है IP. तो इसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल हो जाएगा IP इज इक्वल टू 13.6 हाइड्रोजन एटम 13.6 वोल्ट. कुछ नहीं है, जो एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर देंगे उतना वोल्ट हो जाएगा, उतना वोल्ट हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल. कि इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस है हमें एक्सलेट करना पड़ेगा सो दैट इट कैन एक्वायर द आयनाइजेशन एनर्जी. सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आयनाइजेशन एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट से किसी गिवन स्टेट तक. ये कहां से कहां तक होती, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अ गिवन स्टेट. गिवन स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू सम n. ये हो जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी. एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस मच एक्साइटेशन एनर्जी, ये हो जाएगा EE, ये हो जाएगा EP, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड to provide energy, to provide excitation energy, provide excitation energy. तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि एक्साइटेशन एनर्जी हमें n इक्वल टू 1 से 2 में चाहिए, n इक्वल टू 2 में चाहिए, तो हाइड्रोजन एटम में 1 से 2 में ग्राउंड से फर्स्ट में जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी एनर्जी. तो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी 10.2 और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 10.2 वोल्ट. ई से डिवाइड कर दो. ई हट जाएगा तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा. बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम गिवन स्टेट टू, कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए, कंप्लीटली उसको ब्रेक करने के लिए, सिस्टम को जो है ब्रेक करने के लिए, मतलब उसको इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाने के लिए. तो ये कहां से गिवन स्टेट टू इंफिनिटी. टोटल एनर्जी n is equal to n to n is equal to infinity. n is equal to n to n is equal to infinity. ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी. मतलब क्या है कि जैसे आयोनाइज का मतलब है ये कई सारे हमारे लेवल्स हैं, कई सारे इसमें लेवल्स हैं.
एनर्जी लेवल्स हैं। तो आयोनाइजेशन का मतलब है ये इन्फिनिटी है और ये n=1 है। तो आयोनाइजेशन मतलब ग्राउंड से उसको पहुंचा देना है कहाँ पे, इन्फिनिटी तक, ग्राउंड से पहुंचा देना है इन्फिनिटी तक। एक्साइटेशन का मतलब है ये है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब ग्राउंड से किसी n तक, ये है एक्साइटेशन एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि इस स्टेट से यहां तक, गिवन स्टेट से, एक मिनट, n=n से लेके n=infinity तक। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, इस इज द बाइंडिंग एनर्जी प्लस एक्साइटेशन एनर्जी, IE=BE प्लस EE। हाँ भाई नितिन बोलो। सर ये सब टोटल एनर्जी है सर। है क्या चीज? सर ये सब जो एनर्जी हम लिखेंगे वो सब टोटल एनर्जी है, टोटल मतलब एनर्जी, जो टोटल, फॉर्मूले हाँ में पुट टोटल, करेंगे एनर्जी टोटल से। एनर्जी स्टेट की एनर्जी है, उसकी टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये जो है टोटल एनर्जी है, समझे ये? यस सर, यस सर। आयोनाइजेशन का मतलब है 1 से इनफाइनाइट, बाइंडिंग का मतलब है गिवन स्टेट से इनफाइनाइट, एक्साइटेशन का मतलब है ग्राउंड स्टेट से गिवन स्टेट तक। तो जैसे एक वैल्यू बता दो, तो ये थोड़ा सा समझना है, इसमें बाइंडिंग है मतलब कहाँ से कहाँ ले जाना है, इन आयोनाइजेशन दिया हुआ है, टर्म बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे मान लो कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, क्वेश्चन फाइंड बाइंडिंग एनर्जी, binding energy of He plus in third excited state, binding energy of helium plus in third excited state कितना होगा? Binding energy of helium plus in third excited state, Three. Sir, 108.8. 108.8